चलो समझो ये वाला प्रॉब्लम। इसमें अपने को गिवन है सेमी सर्कुलर डिस्क। ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, मास मान लिया मैंने इसका एम, रेडियस आर। ठीक है, इसको बोल रहा है गिवन पोजीशन से रिलीज़ किया और कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, स्लाइड नहीं करेगा। इसका तो कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट है उसका पैरेलल टू सरफेस, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, है ना। ठीक है क्या। अब पूछना चाह रहा है एंगुलर वेलोसिटी बताओ जब इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो सबसे पहले अपन ये देख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम उस टाइम पे होगी जब वर्क डन मैक्सिमम होगा, और वर्क यहाँ केवल ग्रेविटी का हो रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स अपन जानते हैं ये सेंटर ऑफ मास पे लगता है। तो इसका मतलब जब सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट मैक्सिमम डाउनवर्ड आ चुका होगा, उस पोजीशन तक ग्रेविटी का वर्क मैक्सिमम होगा, उसके बाद सेंटर ऑफ मास वापस ऊपर जाने लग जाएगा, तो ग्रेविटी का वर्क फिर नेगेटिव होने लग जाएगा। तो ग्रेविटी का टोटल वर्क डन मैक्सिमम तब होगा जब सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका, और उसी टाइम पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और उसी टाइम पे ओमेगा भी मैक्सिमम होगा। स्लाइडिंग यहाँ हो नहीं रही है, तो अगर मैं दोनों ज्योमेट्री बनाऊँ तो इनिशियल पोजीशन तो अपनी ऐसी है ना। इनिशियल पोजीशन इस डिस्क की ऐसी कुछ है, और ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है और ये सेंटर ऑफ मास है। ज्योमेट्रिकल सेंटर और लोवेस्ट पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है, रेडियस के इक्वल, और सेंटर ऑफ मास है वो 4r/3π डिस्टेंस पे है। ये अपन जानते हैं ये सेमी सर्कुलर डिस्क का, है ना। और बाद में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर ओ है ना, वो तो इसी लाइन के अलोंग रहेगा क्योंकि रिजिड बॉडी है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर तो यही है, और बाद का डायग्राम ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओ पॉइंट की तो नीचे से यहाँ से डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल। ठीक है ना। ओ पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से हमेशा ही आर डिस्टेंस पे रहेगा भाई। ठीक है क्या, ओ पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से हमेशा ही आर पे रहेगा, क्योंकि डिस्क का सरकमफेरेंस है वो कहीं ना कहीं से कांटेक्ट में रहेगा, और ओ पॉइंट से सरकमफेरेंस के हर पॉइंट से डिस्टेंस है वो आर ही है। देखो, तो ओ पॉइंट है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल सरफेस से आर डिस्टेंस पे रहने वाला है। अब देखो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं आ गया, कितनी डिस्टेंस पे, 4r/3π पे। इसके बाद क्या होगा, सेंटर ऑफ मास वापस ऊपर जाने लग जाएगा, कहीं स्लाइडिंग हुई नहीं है। ठीक है, स्लाइडिंग नहीं हुई है तो इसका मतलब इस पोजीशन पे नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी है वो 0। तो ये पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ऐसा समझो नीचे वाले पॉइंट को देखे तो वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे यहाँ हिंज कर रखा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अबाउट केवल ओमेगा होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी का आंसर इसका होगा वही ग्राउंड वाले का होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है। और हिंज के अबाउट अपन काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, ½ I अबाउट हिंज इंटू ओमेगा स्क्वायर। इससे प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैं सबसे नीचे वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिख दूंगा, वही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आंसर होगा। अब ये जो मैंने ज्योमेट्री बनाई है जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, इसके बाद सेंटर ऑफ मास ऊपर जाने लग जाएगा, तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होने लग जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वापस डिक्रीज करने लग जाएगी, तो इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो अब अपन इक्वेशन लिख देंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। अब सेंटर ऑफ मास पहले इस लेवल पे था, फिर 4r/3π नीचे आ गया, तो ग्रेविटी का वर्क आ गया mg इंटू 4r/3π। K फाइनल लिखोगे तो ½ I अबाउट हिंज इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, K इनिशियल है वो 0 है। अब अपना काम बचा नीचे वाले पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, क्योंकि इस टाइम पे नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, तो पूरा प्रॉब्लम ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये हिंज्ड है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IH कैलकुलेट कर लेते हैं। इस एक्सिस के अबाउट I1 अपन जानते ही हैं, डिस्क का इसके अबाउट I1 होता है वो होता है mr² डिवाइड बाय 2 के इक्वल। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मान लिया मैंने ICM, और ये डिस्टेंस अपने को पता ही है ये है 4r/3π के इक्वल, तो नीचे वाली डिस्टेंस आ जाएगी r माइनस 4r/3π। तो I1 और ICM में क्या रिलेशन लिखूंगा मैं, I1 इज इक्वल टू ICM प्लस का m इंटू 4r/3π का स्क्वायर, तो ये आ गया 16r² डिवाइड बाई 9π²। ठीक है ना। और ICM और IH में क्या रिलेशन लिखूंगा, I अबाउट H या हिंज या लोवेस्ट पॉइंट एक ही बात है। ठीक है क्या, इज इक्वल टू ICM प्लस का m इंटू r माइनस 4r/3π का होल स्क्वायर।
I1 अपने को पता है, ICM की अपने को ज़रूरत नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। ICM से ICM कैंसिल आउट, तो इधर बचा I1 माइनस IH इजिकल टू इधर बचा m इंटू 4r/3 पाई का स्क्वायर ही था वो, 16r² 9 पाई² लिखा हुआ है, माइनस का m इंटू r माइनस 4r/3 पाई का होल स्क्वायर। I1 अपने को पता है वो है mr²/2 माइनस का I अबाउट हिंज इज इक्वल टू m इंटू 4r/3 पाई का स्क्वायर माइनस का m इंटू r माइनस 4r/3 पाई का होल स्क्वायर m। अब इस IH को राइट साइड में ले जाओ, बाकी पूरे को लेफ्ट साइड में ले आओ। अब तो बस कैलकुलेशन बची है, यहाँ से IH कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, ओमेगा आ जाएगा। कर लेता हूँ लो कैलकुलेट। तो mr²/2 माइनस का IH इज इक्वल टू ये आ गया m इंटू 16r² डिवाइड बाई 9 पाई²। इधर स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, तो माइनस का mr² माइनस का m इंटू 16r² डिवाइड बाई 9 पाई², फिर माइनस माइनस प्लस m इंटू ट्वाइस ऑफ r इंटू 4r/3 पाई। समझ में आया क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab किया है बस मैंने, और बाहर माइनस था तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई। IH को ले जाता हूँ राइट साइड में, इसको ले आता हूँ लेफ्ट में बाकी सब। तो mr²/2 प्लस का mr² माइनस का ये आ जाएगा 4 इंटू 2 8 और r इंटू r हो गया r² डिवाइड बाय 3 पाई इज इक्वल टू IH आ गया। mr²/2 प्लस mr² ये हो गया 3/2 mr² माइनस का 8mr² डिवाइड बाय 3 पाई इज इक्वल टू IH। ये IH की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा, mg इंटू 4r/3 पाई, तो mg इंटू 4r/3 पाई, ठीक है, इज इक्वल टू mg इंटू 4r/3 पाई इज इक्वल टू हाफ I अबाउट हिंज इंटू ओमेगा²। तो हाफ I अबाउट हिंज की जगह 3mr²/2 माइनस का 8mr²/3 पाई I अबाउट हिंज इंटू ओमेगा²। ठीक है, यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। देखो m कॉमन आके m से m कैंसिल आउट, एक r भी कॉमन आके r से r कैंसिल आउट, तो लेफ़्ट साइड पे बचा 4g डिवाइड बाई 3 पाई, तो 4g/3 पाई इज इक्वल टू इधर हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ गया अपने पास 3r डिवाइड बाई 4 माइनस का ये 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 4r डिवाइड बाई 3 पाई। ठीक है क्या, 8/2 हो गया 4 इंटू ओमेगा²। अब LCM ले लेते हैं, 4g/3 पाई इज इक्वल टू LCM कितना आ गया, 12 पाई आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ 9r माइनस का 16r इंटू ओमेगा²। नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता ना, नेगेटिव क्यों आ रहा है चेक कर लेते हैं, कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक की है अपन ने। 3/2 यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं ना, तो ये प्लस का mr² लेफ्ट में ले आया, ठीक है, ये वाली टर्म माइनस की होके इधर आएगी, ठीक है, 8mr²/3 पाई, ठीक है, उसके बाद में 3/2 हो गया, ये भी सही है, फिर 2 से किया 3/4 हो गया, ये 4r/3 पाई हो गया, उसके बाद 12 LCM लिया, तो ये 9r सही है ना, माइनस का, अच्छा अपन ने 12 पाई LCM लिया, तो LCM लेने के बाद में गलती कर दी ना, 12 पाई LCM लिया तो लेफ़्ट साइड में 3 पाई से मल्टीप्लाई हो गए, तो 3 पाई से 3 इंटू 3 9, साथ में एक पाई की टर्म और आएगी। ठीक है ना, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ओमेगा² है तो ओमेगा तो पॉजिटिव ही आना चाहिए ना। तो 4g/3 पाई इज इक्वल टू ये आ गया 9 पाई माइनस का 16, और r तो मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से ऊपर, डिवाइड बाय 12 पाई इंटू ओमेगा²। पाई से पाई कैंसिल आउट, ये 3 से कैंसिल आउट हो के 4 हो गया, 4 को लेफ्ट में ले आओ, तो 16g इज इक्वल टू 9 पाई माइनस का 16 इंटू r
इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर आ गया अपने पास 16g डिवाइड बाई 9 पाई माइनस 16 इंटू आर। तो ओमेगा आ जाएगा इसका अंडर रूट। तो अंडर रूट ओवर 16g डिवाइड बाई 9 पाई माइनस 16 इंटू, ये अपना आंसर। अच्छा प्रॉब्लम था, बस काइनेटिक एनर्जी लिखते टाइम अपने को थोड़ा ध्यान देना था कि नीचे वाले पॉइंट के अबाउट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि नीचे वाला पॉइंट है वो रेस्ट पे है। अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब नीचे वाली कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, तो उसके अबाउट सीधा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उसके अबाउट केवल ओमेगा ही है ना। तो उससे अपन ने अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, बाकी आगे तो इसमें कैलकुलेशन ही थी, कॉन्सेप्ट तो स्टार्टिंग में ही समझना था।